खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करेंगे देश और विदेश की कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव की करेंगे, यानी एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के राज्य के पहले डिप्टी सीएम बनने की, वहीं पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड के यूटर्न की हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की आहट, यानी ट्रंप की ईरान को युद्ध छेड़ने की धमकियों की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। 31 को महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि सुनेत्रा ने शाम लगभग 5 बजे मुंबई के लोक भवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महायुति गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। यह न केवल उनके परिवार बल्कि राज्य की राजनीति के लिए भी एक बड़ा पत्थर है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सुनेत्रा पवार का जीवन सफर। जन्म 18 अक्टूबर 1963 को उस्मानाबाद के तेर में हुआ था। वे शादी से पहले ही एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता बाजीराव पाटिल एक स्थानीय नेता थे। भाई पदम सिंह महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। औरंगाबाद के एसबी कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। 1985 में उनका विवाह अजीत पवार, उनके 2 बेटे हैं पार्थ पवार और जय पवार। राजनीति में आने से पहले वे दशकों तक बारामती में सामाजिक और औद्योगिक मोर्चे पर सक्रिय रहीं। पैतृक गांव केटवाड़ी को देश का पहला इको विलेज बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें ग्रीन वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। हालांकि इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही जून 2024 में उन्हें राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। सुनेत्रा क्यों बनी पहली पसंद? अजीत पवार के जाने के बाद 40 विधायकों को एकजुट रखने के लिए पवार परिवार का चेहरा जरूरी था। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेताओं ने सुनेत्रा के नाम पर मुहर लगाई ताकि पार्टी में कोई अंतर्कलह न हो। आगामी चुनाव को देखते हुए सहानुभूति की लहर का फायदा उठाने की सुनेत्रा सबसे मजबूत मोहरा है। महाराष्ट्र की सियासत में दादा का युग तो थम गया, लेकिन क्या अब वहिनी का दौर शुरू हो गया है? दरअसल अजीत पवार के निधन के महज 72 घंटों के भीतर एनसीपी अजीत ने अपना नया नेता चुन लिया है। सुनेत्रा पवार न केवल परिवार की कमान संभाल रही हैं, बल्कि राज्य की सियासत में उनका प्रभाव जमता दिख रहा है। आता तरी असं आहे की अजितदादांनी भरपूर तयारी अर्थसंकल्पाची केली होती। त्यामुळे आता उद्यापासून मी स्वतः लक्ष घालून अर्थसंकल्पाच्या ज्या काही प्रोसेसेस आहेत त्या मी स्वतः पूर्ण करणार आहे आणि मग आम्ही इव्हेंच्युअली ठरवू काय करायचं। सुनेत्रा पवार के लिए बड़ी चुनौतियां।
सुनेत्रा पवार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव उनके लिए नया होगा। शरद पवार गुट के साथ पार्टी के विलय की जोरों पर हैं। क्या सुनेत्रा इस विलय में अपनी शर्तों पर पार्टी को लीड कर पाएंगी? उन्हें जल्द ही विधान परिषद या विधानसभा, शायद बारामती सीट से उपचुनाव जीतना होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में साल 2023 पवार परिवार के बिखरने का साल रहा। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से अलग जाने का फैसला कर लिया था। वह महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन्हें नेता पक्ष बनना था। उन्हें यह अंदाज हो गया था कि अब महाराष्ट्र की सियासत में बिना एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने सत्ता में आना मुश्किल है। उन्होंने पार्टी तोड़ी, एनसीपी का निशान लिया और महाविकास अघाड़ी से नाता तोड़कर महायुति सरकार का हिस्सा बने। आपको बता दें कि जुलाई 2023 की तारीख शरद पवार कभी नहीं भूल पाएंगे। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 2 टुकड़ों में बंट गई थी। पार्टी का आधार खिसक गया था, भतीजे ने पार्टी हथिया ली थी। तब साल 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास 53 सीटें थी। अजीत पवार 40 विधायकों के साथ महायुति सरकार में चले गए थे। शरद पवार का अहम बयान, हम अजीत को वापस नहीं ला सकते, हमने उन्हें खो दिया है, अब उन्हें देखना होगा कि इस स्थिति में क्या किया जाए। विलय पर निर्णय की घोषणा 12 फरवरी को होनी थी। अजीत ने यह तारीख दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो गई। अंतिम दिनों में एनसीपी का विलय चाहते थे अजीत पवार ने 2 जुलाई 2023 को एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं साल 2024 में जब दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुए, अजीत पवार बड़ी ताकत बनकर उभरे। अपनी मौत से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अजीत पवार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी पार्टी का विलय चाचा शरद पवार की पार्टी में करने की वकालत करने लगे थे। वहीं शनिवार को शरद पवार ने अजीत पवार के साथ एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा का जिक्र किया, जो फरवरी में प्रस्तावित था। आपको बता दें कि अजीत पवार के बेटे पार्थ ने शरद पवार से बारामती में मुलाकात की, जिससे विलय और पारिवारिक एकता की अटकलें बढ़ गई। पार्थ परिवार ने शरद पवार से उनके गोविंद बाग स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सुप्रिया सुले, विधायक रोहित पवार और युगेंद्र पवार भी मौजूद थे। एनसीपी एक हो जाए तो क्या होगी सियासी तस्वीर? आपको बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जनाधार महाराष्ट्र में अब शिवसेना के जनाधार से ज्यादा मजबूत है। एनडीए गठबंधन के साथ आने का फायदा पवार को मिला। शरद पवार अजीत पवार के जाने से कमजोर हो गए। अजीत पवार प्रादेशिक राजनीति में सक्रिय थे। उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को केंद्रीय जिम्मेदारी मिली थी। तालमेल में कमी हुई, सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ तो अजीत पवार ने अलग राह पकड़ ली। अब जब पार्टी के एक होने की कवायद शुरू हो रही है, तब अगर दोनों दल मिले तो बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। अगर दोनों गुट मिल जाते हैं तो एनसीपी के लोकसभा में 9 सांसद और राज्यसभा में 5 सदस्य हो जाएंगे। इससे एनडीए की ताकत बढ़ सकती है। अभी केंद्र में सहयोगी होने के बाद भी एनसीपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं लिया है। अब अगर 9 सीटें एनसीपी के पास आती हैं तो एनसीपी बीजेपी पर दबाव बढ़ा सकती है और जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, तेलुगु देशम पार्टी की तरह मजबूत मंत्रिमंडल मांग सकती है। एनसीपी केंद्र की सहयोगी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। जेडीयू के 12 सांसद, टीडीपी के 16 और एनसीपी के 9 सांसद केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को और मजबूत कर सकते हैं। हो सकता है तब सुप्रिया सुले या पार्थ पवार को केंद्र में अहम जिम्मेदारी मिले। इस गठबंधन के भविष्य पर फैसला अब शरद पवार को करना है। महाराष्ट्र की राजनीति में पावर हमेशा पवार परिवार के इर्द गिर्द रही। अब तक ये सत्ता पुरुषों के हाथ में थी, लेकिन सुनेत्रा पवार का उदय एक नए अध्याय की शुरुआत है। क्या वे अजीत दादा की तरह कड़क प्रशासन दे पाएंगी या फिर वे सिर्फ एक चेहरा बनकर रह जाएंगी? इसी पर टिकी है की भविष्य की राजनीति। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। फरवरी की आहट थी, लोग गर्म कपड़े बक्सों में रखने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अचानक बादलों ने डेरा डाला। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का यूटर्न ला दिया।
आखिर क्यों अचानक मौसम का मिजाज बदल गया? क्या ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर है या कुछ और? देखिए इस खास रिपोर्ट में। ठंड के अचानक लौटने के मुख्य कारण। ठंड की वापसी का सबसे बड़ा कारण हिमालयी क्षेत्रों में एक के बाद एक सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ है। जब ये पहाड़ों पर भारी बर्फबारी करते हैं तो वहां से चली बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों के तापमान को अचानक गिरा देती हैं। मैदानी राज्यों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से हवाओं की दिशा बदल गई है। इससे नमी बढ़ी है, जिससे बादल छाए हुए हैं और दिन का तापमान गिर गया है। ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली तेज हवाएं उत्तर की ठंडी हवाओं को खींचकर नीचे मैदानी इलाकों की ओर ला रही हैं, जिससे कोल्ड जैसी स्थिति बन रही है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। हवा का रुख बदलने से मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया। दरअसल मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के कारण हवा की दिशा भी अब तक उत्तर पूर्वी हो चुकी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये ठंड का आखिरी बड़ा स्पेल हो सकता है। फरवरी के पहले हफ्ते के बाद धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा और धूप की तपिश बढ़ेगी। हालांकि सुबह और रात की नमी के कारण कोहरा भी कुछ दिन और परेशान कर सकता है। वही उत्तर भारत के जैसी बर्फ की परत और मैदानों में कब आने वाली ठंडी हवाएं, जिस ठंड को हम विदा कह रहे थे, उसने अचानक जोरदार वापसी की है। आगे का कैसा रहेगा मौसम? उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी रहेगा। तापमान में और गिरावट आती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा। हवाओं में गति तेज हो सकती है, जिससे तापमान आ सकता है, जो शीतलहर की स्थिति पैदा कर सकती है। आगामी 4-5 दिनों के बाद मौसम में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है। भले ही मौसम इन दिनों गदर मचाए हुए है, लेकिन ये सच है कि सर्दियां रुखसत हो जाएंगी, लेकिन आते जाते ये मौसम आपकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। जैसे हम गुलाबी ठंड समझकर हल्के में लेते हैं, वही अस्पतालों में भीड़ बढ़ा देती है। दोपहर की धूप और सुबह शाम की सिरहन के बीच बीमारी छिपी होती है। सूरज की तपिश हमें स्वेटर मजबूर करती है, लेकिन याद रखिए हवाओं में अभी भी भरपूर नमी और ठंडक बरकरार है। डॉक्टर्स का मानना है कि विदा होती ठंड इनकी बारी ठंड से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। दरअसल इन दिनों में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सबसे कमजोर होती है। ठंड से बचाव के लिए भारी जैकेट पहने ताकि शरीर गर्म बना रहे। गुनगुना पानी पीना जारी रखें, शरीर के तापमान को स्थिर रखता है। विटामिन सी युक्त फल और अदरक वाली चाय का सेवन करें। दिल्ली से लेकर और पटना तक मौसम का मिजाज 24 घंटे में पूरी तरह से पलट गया है। पारा लुढ़क कर फिर से नीचे आ गया है और गर्म कपड़ों की मांग फिर बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अचानक बदलाव की सबसे बड़ी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ है। पहाड़ों पर सक्रिय हुए सिस्टम ने सर्द हवा रास्ता खोल दिया है। फरवरी शुरू हो गई है, गर्मी का एहसास होने लगता है, लेकिन अक्सर पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लौट आती है। बता दें कि खेती के लिए बारिश और ठंड भले ही सोना मानी जा रही हो, लेकिन आम जीवन के लिए ये कोल्ड अटैक से कम नहीं। फिलहाल इस ठंड ने बता दिया है कि सर्दियों की विदाई अभी बाकी है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। इन दिनों मध्य पूर्व के हालात ठीक नहीं है। दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है कि वक्त खत्म हो रहा है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत लंगर डाल चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी 1000 किलर ड्रोन्स और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। क्या यह दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाम मिडिल ईस्ट का सबसे जिद्दी मुल्क, समंदर की लहरों पर तैरते अमेरिकी जंगी जहाज और ईरान के रेगिस्तान में छिपी बैलिस्टिक मिसाइलें, तनाव इतना कि चिंगारी पूरे क्षेत्र को राख कर सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और प्रदर्शनकारियों पर हो रहे एक्शन को रोकना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की के बाद ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी है।
अब उनका मुख्य फोकस सैन्य कार्रवाई कर ईरान के परमाणु सुविधाओं को नष्ट करना है। अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की भी योजना बनाई है। इसके लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती की है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे थे। वे प्रदर्शनकारियों को ईरानी सरकार के खिलाफ और ज्यादा प्रदर्शन के लिए उकसा भी रहे थे। इसी के तहत ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव भी बनाया था। हालांकि अब उन्होंने अपना रुख बदल दिया है। उन्होंने इसके बजाय ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप को ईरान नीति में बदलाव के पीछे कारण अमेरिकी और खुफिया रिपोर्ट है। हालांकि ट्रंप ने पिछले साल कई बार ऐसा दावा किया था कि अमेरिका ने हवाई हमला कर ईरानी परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर दिया है। क्या है ट्रंप का एक्शन? यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप की ईरान के करीब तैनाती। ईरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल डिपो और IRGS के मुख्यालय पर खुफिया निगाह। ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी। पूर्ण युद्ध के बजाय चुनिंदा ठिकानों पर विनाशकारी हमले की रणनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ईरान को आंखें दिखा रहे हों, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खबरों के मुताबिक तेहरान ने 1000 नए स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट ड्रोन्स अपनी सेना को सौंप दिए हैं। वहां ईरान लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस और जंगी जहाज ईरान की मिसाइलों के जद में होंगे। अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। इस बीच इजराइल खुफिया एजेंसियों के एक इनपुट ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। इस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ईरान नीति में बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध की जगह परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए कमांडो रेड का प्लान तैयार कर रहा है। ट्रंप की ईरान नीति में बदलाव का प्रमुख कारण ईरान के पलटवार से खुद को और अपने सहयोगी देशों को बचाना है। इजराइल खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को बताया कि ईरान इस बार पहले से तेज और खतरनाक पलटवार करेगा। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई संभवतः इजराइल के प्रमुख शहरों पर केंद्रित होगा। हालांकि पिछले 2 जून के ईरानी हमलों से अलग होगा, जिसमें तेहरान ने इजराइल के ज्यादातर सैन्य ठिकान और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें और ड्रोन होंगे, जो अमेरिकी और इजराइल एयर डिफेंस को आसानी से भेज देंगे। इससे इजराइल को भारी नुकसान पहुंच सकता है और जान माल पर खतरा भी बढ़ेगा। दुनिया पर ईरान अमेरिका युद्ध का क्या होगा प्रभाव? ईरान और ओमान के बीच हरमुज जल डब्रूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। अगर ईरान रास्ते को बंद करता है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति ठप हो जाएगी। कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। इससे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुएंगे, जिससे हर देश में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने से खाने पीने की चीजों और इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बढ़ जाएंगे। अनिश्चितता के माहौल में निवेशक शेयर बाजार में पैसा निकालकर सोने में लगाएंगे, जिससे सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं। ईरान समर्थित गुट इजराइल और सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, जिससे युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। सीरिया और यूक्रेन की तरह लाखों लोग ईरान और पड़ोसी देशों में भागकर यूरोप और अन्य देशों की ओर पलायन करेंगे, जिससे एक नया मानवीय संकट पैदा होगा। भारत हो सकता है गहरा असर। भारत के लिए स्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण है। खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा में वापस लाना एक बड़ी चुनौती है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। तेल महंगा होने से भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा और रुपया कमजोर होगा।
ईरान में भारत का बड़ा निवेश खटाई में पड़ सकता है, जिससे मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार रुक जाएगा। अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। इस बीच इजराइल खुफिया एजेंसियों को एक इनपुट ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। इस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ईरान नीति में बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध की जगह परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए कमांडो रेड का प्लान तैयार कर रहा है। ट्रंप की ईरान नीति में बदलाव का प्रमुख कारण ईरान के पलटवार से खुद को और अपने सहयोगी देशों को बचाना है। इजराइल खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को बताया कि ईरान इस बार पहले से तेज और खतरनाक पलटवार करेगा। हालांकि ये पिछले साल 2 जून के ईरानी हमले से अलग होगा, जिसमें तेहरान ने इजराइल के ज्यादातर सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन इस वक्त हालात कूटनीति से कहीं आगे निकल चुके हैं। तुर्की और रूस बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की डेडलाइन करीब आ रही है। अगर युद्ध छिड़ा तो भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। इस महातनाव पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।